तो पता नहीं कितना इंटरव्यू करता रहे हैं अच्छे अच्छे लोगों का, प्यारे प्यारे बच्चों का, नेक मौलवियों का जो आपको दुआ करने का तरीका सिखाते हैं, ऐसी लड़कियों का जो आपको हया की देवियां बन के पेश होती हैं, उनका नाम पाकीज़ा दोशीज़ा होना चाहिए। बस कर दे, दुनिया ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਾਲੀਮ याफ्ता ਦਾ कोई हिसाब है। तीसरे ईयर ऑफ मेडिसिन तो थर्ड ईयर मेडिसिन तो नसी हुई कुड़ी अज ਤੁਹਾਡੀ सीएम है। तो पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, जो खेलोगे कूदोगे भागोगे बनोगे नवाब। और भागना पता है किसके साथ है? पता है, तेरे वास्ते रोटी लेनी है, कट हम मैनू कट विखा, तेरे को है 16 रुपया कैंडीज दे देते हैं ना आजकल। कोई तू चूसता रहे भाई, तेन बड़ा मजा आता है। ट्रांसजेंडर जो है ना, जिन्होंने तुसी ख्वाजा सरा कहते हो, 2-3 गल्लां तो फड़िया जाता है, जिन्ना भी सोना हो, एक गले तो, एक पैरों तो, एक कमर तो। बेबस कौन है, मजबूर कौन है? किसी से मर्द 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 10 सफा मर्द। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की पॉडकास्ट में जो मेहमान शख्सियत है, मैं जितना भी तारुफ करवाऊंगा कुछ ना कुछ कम रह जाएगा। फिर भी मैं अपनी कोशिश करता हूँ। डॉक्टर उमर आदिल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप फिल्म क्रिटिक्स हैं, आप शोबिस के विकीपीडिया है, आप आर्ट से मोहब्बत करते हैं और एक बेहतरीन इंसान भी हैं। मेरी मेहमान शख्सियत डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे समझ नहीं आती कि आपने सारे अंदाजे कैसे लगाए, खासतौर पर एक बेहतरीन इंसान के पहली मुलाकात में। या तो ये नज़र का फरेब है या आप मरूब हो गए हैं। अरे बड़ी लंबी दोस्ती रहे, उम्र भर साथ रहे, तो फिर पता चलता है कि इंसान दूसरा कैसा है। बाहर तो आप लोगों की उम्र में, जो ज़ाहिर मुझसे बहुत कम है, मैं तो आपको पता है 2,500-3 हज़ार साल पुराना हूँ, ज़रा होता है ऐसा। क्या किया जाए? क्या गुमान अच्छा नहीं रखना चाहिए इंसान? सर गुमान अच्छा रखना चाहिए, मगर अगर गुमान बहुत अच्छा रखेंगे तो शायद गुमान गलत निकल आए। आप क्यों इंसानों से अच्छा गुमान रखते हैं? गुमान अच्छा रखिए अपने रब से, उसने भी यही कहा है, मेरा गुमान अपने जहन में अच्छा रहो, मैं तुम्हें वैसा मिलूंगा। सर बंदा जो है वो खता का पुतला और इंतहाई मायूस करने वाली एक चीज है, उससे क्यों रखते हैं? उससे रखिए। अगर उसने आपको सही गुमान के साथ देख लिया तो उसकी खल्क भी ठीक हो जाएगी। और अगर सिर्फ खल्क पे आप अपना गुमान अच्छा रखेंगे तो यकीन कीजिएगा बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स और बहुत सारी मायूसियां आपके लिए मौजूद होंगी। अगला सवाल बताइए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और लोगों की हड्डियां भी आप ठीक करते हैं, फिर आप फिल्म क्रिटिक भी करते हैं, उनकी भी आप फिर हड्डियां ठीक करते हैं। तो ये मैनेज कैसे होता है? ऑर्थोपेडिक सर्जन होना भी तो एक फुल टाइम अटेंशन मांगता है आपका काम। फुल टाइम मुझे समझ नहीं आती। हजूर वाला वो लोग जो कि जिंदगी में बहुत कुछ कर गए, बहुत कुछ इजाद किया, बहुत कुछ लिखा, सैकड़ों किताबें कई लोगों ने लिखी हैं, उनकी घड़ी पे भी 12 ही बजते हैं, 16 तो नहीं बजते, या 4 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं उनके पास। इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इट इज अबाउट हाउ यू वांट टू एक्चुअली गेट द लास्ट ड्रॉप आउट ऑफ लाइफ। मेरी बात सुनिए, आपकी एक गाय हो, शायद आपका ताल्लुक किसी गांव से नहीं है, किसी शहर से है, मगर चूंकि मेरा ताल्लुक एक छोटे से कस्बे से है, तो वहां बहुत सारी गाय और बहुत सारी भैंसें होती थी। तो सर बचपन में उनका दूध दोना होता था, और अगर आप गाय का दूध आखिरी कतरे तक ना धो लें तो आप यकीन कीजिए उसके अडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाती थी, वो बीमार हो जाती थी। जिंदगी भी एक गाय की तरह है, जब इसका दूध धोने बैठे तो चारों थनों के से आखिरी कतरे तक धो लीजिए। मैं माफ कीजिए, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एक ही थन को लगे रहते हैं और ਉਹਦੇ ਵੀ बड़ा सारा दुध पीछे छड़ देंगे ने। गावां नूं मैस्टाइटिस हो जाता है, बेचारियां दुध देना बंद कर देंदियां ने, सोना बंद कर देंदियां ने। जिंदगी को दूध देने वाली गाय समझे। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। सो यू आर टेकिंग मोस्ट आउट ऑफ इट। एब्सोल्युटली, टू द लास्ट ड्रॉप, मिल्क इट आउट। सर ये कहाँ लिखा है कि 24 घंटे कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर सकता है? जो आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, क्या वो 24 घंटे बैठ के ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते हैं? और अगर करते हैं तो बड़ी ज्यादती करते हैं अपने साथ भी और ज्यादा अपने मरीजों के साथ भी। Unless you diversify, unless you digress, unless you understand life। सर जो डॉक्टर अदब नहीं पढ़ता, जो शायरी नहीं पढ़ता, जो फिक्शन नहीं पढ़ता, उसके दिल में रहम कहाँ से आएगा? वो तो पैसे कमाने वाली वो गश्ती है जो हर वक्त ग्राहकों का रास्ता देख रही होती है। आज है तो मैं पैसे काट लूँगा। खुदा का वास्ता है, इंसान बनने के लिए और बाइज्जत अच्छे पेशावर बनने के लिए आपके दिल के अंदर एक मुलायमत होनी चाहिए। आपकी तहरीर और आपकी गुफ्तगू के अंदर एक हमागिरियत होनी चाहिए। और असल में आपको बात बताऊं, डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर से सोशियोलॉजिस्ट होता है। आप मेरे पास आए हैं, आपकी जो बीमारी है उसकी सोशियोलॉजी बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। आप आए हैं मेरे पास, सपोज कीजिए, और आपको बदहजमी रहती है, तो आप एक मुजाफाती गांव के एक साहब हैं, उन्होंने आके मुझे अपनी बदहजमी का हाल ये बता रहे हैं, डॉक्टर साहब तुहानू की दस्सां, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਹੀ
ਇੱਥੇ ਗੋਲਾ ਬੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੋਲਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਬ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਚੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਚੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤਾਲੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਟਦਾ ਹੈ, फिर मैं कौम हो जाना वा। तो हुज़ूर वाला बात तो सारी इंडिजेशन की है, सोशियोलॉजी समझे बगैर, नफ्सियात समझे बगैर इसके गोले का आप इलाज कर सकते हैं? आप उसको कहें नहीं, यू आर टेलिंग मी ऑल द रॉन्ग थिंग्स, यू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम रीफ्लक्स, यू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम रिफ्लक्स ऑफ पेप्टिक एसिड डिजीज एंड यू शुड बी पुट ऑन एंटासिड्स। होता है ना जैसे हुज़ूर वाला जो मरीज आता है ना, उसके दर्द जहां मर्जी हो, वो इलाज पता है किस चीज का चाहता है? दर्द दिल का। जिस मरीज का हाथ पकड़ के कहें हाँ मुझे तुम्हारी दर्द की समझ आ रही है, वो उससे मेरे टिल्ला पै जाता है क्योंकि उसकी दर्द को आराम आ जाता है। तो छोड़ दीजिए ऐसे मशीनी डॉक्टर बनने। और जब मैंने एक हल्का सा लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया, आपके साथ आए हुए लोग एकदम चौंक गए हैं, इसलिए कि हम सेंसर के मारे हुए लोग हैं। अरे भाई गश्ती भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है, कंजरी भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है, उन्होंने भी जीन दा हक है। और दूसरी बात यह है कि आजकल आप लोगों के दिल में हर एक के लिए बेइंतहा मोहब्बत और बेइंतहा इज्जत है। कोई ट्रांस वुमन हो तो आप उसको कह नहीं सकते, यू कांट शेम हर, यू कांट डू एनीथिंग। मगर एक औरत जो एक मखसूस पेशे के अंदर पैदा होके वहां अपने इज्जत के लिए रोटी कमा रही है, उसका नाम अगर ले दें तो आपके कान खड़े हो जाते हैं, बल्कि सख्त हो जाते हैं। और कई बार तो मैं देखा उन्होंने तू अभी निकलना शुरू हो जाओ। बिल्कुल ठीक। तो आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि जो लगी हुई हैं ये काम करने, उनको लगा रहने देना चाहिए और कोई उनको मोटिवेट ना करे कि आप ठीक हो जाएं या किसी और काम में आ जाएं? हुज़ूर वाला मेरी बात सुनिए, आप अगर इतना ही उनको ठीक करना चाहते हैं तो क्यों नहीं निकाह के वक्त बढ़ के किसी ऐसी लड़की का हाथ थाम ले जो बकौल आपके गुनाह के दलदल में है, और फिर उसको घर ले जाके बिठाइए, उसके कफील बनिए और उसके साथ उसको खानदान को भी पालिए। ये जो है ना आपका एक रोमांटिसिज्म कि हर बंदे को कुछ और कर लेना चाहिए। बुरा मानी में एक आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ टेलीविजन पे बहुत सारा पैसा कमाया जा रहा है ख्वाजा सरा को मुख्तलिफ स्किट्स के अंदर पेश करके। आपका कौन सा ऐसा प्रोग्राम है कि जो मुख्तलिफ कॉमेडियंस पे मबनी ना हो? और ऐसे 27 प्रोग्राम है जो हो चुके हैं शुरू से आखिर तक, जिसमें हर तीसरे प्रोग्राम के अंदर ख्वाजा सरा का घर नहीं दिखाया जाता। आपका कौन सा ऐसा कॉमेडियन है जो ख्वाजा सरा बन के सबसे ज्यादा रेटिंग नहीं लेता? लेता है कि नहीं लेता? और उसके बाद पता है क्या होता है, जो ही वो डांस करने लगते हैं, बैठ जाओ, ये काट देंगे, ये काट देंगे। वो गल सुनो, ये नचाना ही नहीं सी तो ले आए क्यों? आई समझ मेरी गल दी? मैं ये कहना चाहता हूँ, और हमेशा हर जगह कहा जाता है ख्वाजा सरा को इनको सिलाई सिखाएं, इनको तालीम दें, उस्ताद साहब आए, इनको ABC पढ़ाएं। और जो पढ़ गए ने उन्होंने नौकरियां दे दी जे, चंगे बड़े काम ते लगे ने, खुश रहते हैं, नचते गाते रहते हैं, बधाइयां देते हैं, बच्चा पैदा हो जाए। छाड़ दो, हर एक को हमने नेक और अजीम बनाना है, हर एक को हमने पढ़ाई और तालीम देनी है। तो उस बाद कितने जाना है, उन्होंने कितने जाना है? हर दफ्तर के चक्कर काटने हैं, जूतियां तोड़ देनी है, हर जगह एप्लीकेशन दे दे के सिफारिशें ढूंढती फिरनी है, और फिर जिंदगी भर मायूस रहना है कि ओदा पुत्र सी, ओदा भतीजा सी, ओदी सिफारिश सी, उन्हें मिल गया। आपको पता है कि इस वक्त इस सूबे के अंदर हर साल तकरीबन 8000 डॉक्टर बन के निकलते हैं। आपके पास 80 आसामियां नहीं हर साल डॉक्टरों को देने के लिए। तरी किस दुनिया में आप लोग रहते हैं और क्या चाहते हैं? ख्वाजा सराओं को तालीम दीजिए, इनको हुनर सिखाइए। नचना कोई हुनर नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पैसे नहीं मिलते, नच के लोगों का दिल नहीं लुभाया जाता। बस कर दो। पर जट साहब तुसीं पता नहीं किहड़े सैयारे तो आ गए हो। डॉक्टर साहब तुसीं ते करना जो धुएं कढ रहे हो, तेरे निकल रहे हैं, मेरे तो नहीं निकल रहे। नहीं तो सादे तो निकल ही नहीं सकते। भाई तू पता नहीं कितना इंटरव्यू करता रहा है अच्छे अच्छे लोगों का, प्यारे प्यारे बच्चों का, नेक मौलवियों का जो आपको दुआ करने का तरीका सिखाते हैं, ऐसी लड़कियों का जो आपको हया की देवियां बन के पेश होती हैं, उनका नाम पाकीज़ा दोशीज़ा होना चाहिए। बस कर दे। दुनिया नू वेखो, दुनिया किस पा विक रही है, जिंदगी नू वेखो कितनी जालिम है। हर कोई तालीम दे, जिन्होंने तालीम दी है तेरा खाले उन्होंने की बने। इतने किसी तालीम याफ्ता का कोई हिसाब है? तीसरे ईयर ऑफ मेडिसिन तो, थर्ड ईयर मेडिसिन तो नसी हुई कुड़ी अज तो CM है। तो पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, जो खेलोगे कूदोगे भागोगे बनोगे नवाब। लेकिन और भागना पता है किसके साथ है? पता है उन्होंने तो सियासी बैकग्राउंड है ना। ये हजूर तो यही तो मैं कह रहा हूँ, भाईजान कोई बड़ा तेरा प्यो 3 बारी वजीर आजम बनया होवे तो तुहानू कुछ करने की जरूरत नहीं। एक होंदा डायरैक्ट हवालदार, साडे उत्ते अजकल डायरैक्ट CM। मन लगता है कि तुसीं उन्हां दे काम तो मुतमईन नहीं है। तुसी है वो हजे तो शुरू कीता ने। अच्छा We'll see in 5 मैं years. तानू गल दसा। एक तो बात है कि आप बड़ी शुस्ता उर्दू बोल रहे थे, शुरू में आप एकदम से पंजाबी में आ गए। ये यकीनन मेरी सोबत का असर है जो आप इस कदर बुरी जबान के अंदर आ गए हैं, जो जाहिलों की नहीं, ज़बान बड़ी है। मोहब्बत वाले। मैं इसीलिए कहा है भाईजान, मैं पंजाबी को बेइंतहा पसंद करता हूँ, मगर चूंकि
हाँ, उर्दू हमारी राब्ते की ज़बान है और ये प्रोग्राम शायद आपका कराची में भी देखा जाए तो मैं चाहता हूँ कि कराची वाले ये देखें कि उर्दू वाले लाहौर के साथ किस कदर अच्छा बर्ताव करते हैं। हर एक उर्दू दी माँ पे नहीं करता जिसमें बाकी सारे करते हैं लाहौर वाले। खैर, मैं ये कहना ये चाहता हूँ हुजूर वाले, एक आपको बात बताऊँ, द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। दूसरी बात है, हम हैं बरसों के सताए हुए लोग, हमें सर पैंदी सट्टे कोई रिलीफ चाहिए, हमें पैंदी सट्टे कोई बहुत बड़ा इनकलाबी कदम चाहिए। सर सब्र हमारे अंदर नहीं है क्योंकि सब्र हमें खा गया है। तो खुदा के लिए जो भी हम पे आता है वो हमारी बरसों की उमंगों और उम्मीदों को बढ़ाने के लिए आता है। जब वो सुपरफ्लुअस और इंतहाई मज़हका की हरकतें करते हैं और संजीदा रवैया नहीं अपनाते तो हम मायूस हो जाते हैं, मजीद मायूस हो जाते हैं, और मायूस होने के बाद हमें उसका कोई काम भी अच्छा नहीं लगता। क्या आपको ये संजीदा रवैया नहीं लगता कि रोटी जो है उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा, यहाँ तक ही प्राइस रहेगी, उसके बाद कुर्बान जावा रोटी ऐसे ते गल नहीं, रोटी कितनी 16 रुपए दी, मैनू ये दस कढ़ हाँ 16 रुपए, मैं वेखा तेरे कोल है वे कुछ सिक्का 1 रुपए का, तेरे वास्ते रोटी लेनी है, कढ़ हाँ मैनू कढ़ विखा, तेरे कोल है 16 रुपया। सर जिस मुल्क में रुपए का नोट नहीं है, सिक्का नहीं है, उसे 16 रुपए किमें देने तुसा? ला मुहल्ला उन्हें कहना मेरे को तो कोई भान नहीं, उन्हें 4 रुपए तेनू 10 के 2 नोटा च वापस किमें करने हैं? ए दस मैनू। कैंडीज देंगे मुझे आप जी, कैंडीज दे देते हैं ना आजकल। कोई क्यों चूसता रहे भाई, तेनू बड़ा मजा आता है। दूसरी बात, एक जट साहब ऑन सीरियस नोट, सर मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, सर मैंने 15,000 की DAP की ली है और मैंने यूरिया 14,000 का लिया है। मैंने जिस कीमत के ऊपर बिजली का बिल दिया, मेरा पानी जितनी मुश्किल से मुझे मिला है, सर मैंने यकीन कीजिए उधार आड़ती से बीज लिया है गंदम का, मुझे घर पे गंदम का एक मन 4,800 रुपए का पड़ रहा है। आपने पता है कीमत क्या रखी है? आपने मुझसे गंदम खरीदने की कीमत रखी है 3900 रुपया, 3900, और पता है खरीद किस पे रहे हैं? 2800 के ऊपर, इसलिए कि सस्ती खरीद के मैं तो मजबूर हूं, मुझे अगली फसल लगानी है, मैंने अपना खाना पीना भी है, मैं आपको सस्ती गंदम बेच दूंगा। आड़ती जो है और मिडिल मैन जो है मुझसे सस्ती गंदम खरीद के उसके बाद उसको दुगने पे बेचेगा और बाहर स्मगल कर देगा। अफगानिस्तान एक खुश है गंदम पैदा नहीं करता, वहां इतनी आबादी है, 14 करोड़ लोग हैं वहां पे, किसकी गंदम खाते हैं? पंजाब की। आई समझ आपको? हमने कभी आज तक ट्रेड किया है आपने? उसके बाद हुजूर वाला पता क्या होगा? हम कहेंगे गंदम का बहरान हो गया क्योंकि सारी गंदम स्मगल हो गई, गंदम का बहरान हो गया। जल्दी से अमेरिका से जहाज भर के 3 नंबर गंदम को मंगवाएं जो आएगी 3,000 रुपए फी मन और यहां पे बिकेगी 4,700 रुपए फी मन। तू ऐसा करी अपनी 16 रुपए की रोटी की चूरी बना के ना ते किसी हीर नू कह के चंगी तरह थिंदी लस्सी पा के ना पींदा रही, ताकि तेनू पता चले कि असल संजीदा चीज है क्या। क्या इस वक्त गवर्नमेंट आपसे ग्रेन खरीद सकती है? आपका किसान तो मारा गया, और सर जिस दिन किसान मारा गया ना उस दिन आप सब मर जाएंगे क्योंकि तारे को खान दी रोटी नहीं रहेगी। खुदा के लिए हमारे जख्मों के ऊपर नमक ना डालें। 16 रुपए की रोटी ते परौठा किन्ने दा, ते नान किन्ने दा, ते आलू वाला नान किन्ने दा, ते कीमे वाला नान किन्ने दा, ऐ भी ला सारा, क्योंकि इन्हां लारियां ते तुसी सारी कौम नूं लाया, खास तौर ते कीमे वाले नान ते बिरयानी भी थोड़ी बहुत। सर देखिए मेरी बात सुनिए, बात तो वही है, बिरयानी नहीं होता बिरयानी जी, क्योंकि आपको कहना नहीं आता तो यकीन किया खाना भी नहीं आती। सर बिरयानी एक बड़ी नफीस चीज़ है, यकीन कीजिए तैवा ला के मटन दी बिरयानी पकाई होवे तां पता विच आलू ते आंडे होन, पुदीना होवे, तली हुई प्याज होवे और ऐसा दम दिता होवे, उतो ज़ाफ़रान दा दुध पाया होवे, फिर सो कहते हैं बिरयानी। जिस बिरयानी आप उधर दुपट्टे रंगन वाला पीला रंग पा के वलैती मुर्गी दी बोटियां पा के, खुदा दी कसम 2 नंबर चौल पा के दम दे के पाई गल ऊपर गर्म मसाला पा के, सर नहीं पता। यहाँ पे लोगों को वाकई असल बात ही नहीं पता कि संजीदा चीज़ क्या है। आखिरी बात है कि आपको बताऊं, जो आपने रोटी की बात की है मुझसे, पर एकड़ मुझे 6 बारदाना दिया जा रहा है। बारदाना पता है क्या होता है? एक तोड़ा, एक बोरी। सर 1 एकड़ में से 45 मन गंदम मैं उतार रहा हूं। मुझे बताइए 45 मन मैं 1 एकड़ में से जो मुझे मिलता है उसको 6 बोरियों में कैसे बंद करूं? तो उसके लिए बोरी नहीं चाहिए, बीबी नु कहो सानू अमरो यार दी जंबील मंगा के देवे जिदे 45 मन गंदम आवे ते फिर जाके मंडी च विके। बस कर दें आप 16 रुपए की रोटी। इन्हीं वजह से मैं ये कहता हूं कि आपको संजीदगी का पता ही नहीं है। दिस कंट्री इज एट द ब्रिंक ऑफ एंड जस्ट अबाउट टू फॉल into one of the worst economic conditions, मगर हम 16 रुपए की रोटी की बगलें बजा बजा के क्या है ना, मैं तेनू लिया मैं रोटी खानी है 16 रुपए कट, नहीं तो 20 रुपए कट, तो मैं तंदूर वाले को पूछा कि लिया 4 रुपए वापस के मैं करा। बस करते हैं सर, हिसाब तो कर लिया करें, अपनी करेंसी को तो देख लिया करें।
खुदा का वास्ता मज़हका खेज बातें कर करके रोज़ उत्थे कॉस्ट्यूम परेड लाई है, हदों नहीं चाहिए किसी चीज़ की। पा मेरी गल सुन, सपैना दे नाल सॉलीडैरिटी वास्ते सपैना दा यूनीफॉर्म पा लिया। उस दिन तो डर जदों वो डॉक्टर की किसी कॉन्वोकेशन ते आवे ते उन्हें सफेद कोट पाए तो टूटी लाई होवे ते हाथ ते छुरी फड़ी होवे ते क्या लिया मैं तेरियां सुनता करा, चंगा रहेगा? अच्छा डॉक्टर साहब, वो भी तो सॉलिडरिटी होगी ना डॉक्टरों के साथ, इनसे बिल्कुल ऐसे या लेडी डॉक्टरों के साथ सॉलिडरिटी होगी। वो कहेगी लिया मैं तेरी बच्ची दा नहीं खिंचा। वो दिनों तो डरो खुदा दा वास्ता जे, एडे खुश पे होंगे हो। ठीक है जी, मैं तो नहीं खुश हो रहा, मैं कोई सिर्फ खुश हो रहे हैं, मैं तो लग हो रहे थे कोई कमरे 'ਚ बैठा ही नहीं रहा खुश हो गए। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ देख के खुश हो रहा। मेरी गाल सुन, वो तो आपकी खुश ज़ौकी है मगर बाकी चीज़ें ठीक नहीं। डॉक्टर साहब एक जरा आजकल ट्रेंड चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि ज़मीन खरीद के रख लो, आने वाले वक्त दे विच कम आएगी ਤੁਹਾਡੀ खुराक और जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी ने। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 एकड़ ज़मीन होएगी तो तुसी बचोगे, खुराक दा बुरान आ जाएगा। यही गल तो कह रहे हैं भाईजान, 2-3 एकड़ जमीन जी खरीद रखनी है और रहनी कितने वे। गल ए वे कि हर किसान अपने मुरब्बे बेच रहा है और वो मुरब्बे जो बिक रहे हैं वो क्या हो रहा है, उनको दे आर कटिंग टाउन्स आउट ऑफ इट, कटिंग कॉलोनीज आउट ऑफ इट। सर जो लाहौर के गिर्द लश लश करती हुई सब्जी और गंदम और चावल उगाने वाली ज़मीनें थी, आज वहाँ सब फार्म हाउसेस बन चुके हैं। जो बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं स्विमिंग पूल के साथ, जहाँ पे पार्टियाँ होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उन फार्म हाउसेस से छोटे फार्म हाउसेस बन रहे हैं, फिर उनसे छोटे बन रहे हैं, फिर उनसे छोटे बन रहे हैं, मगर बन सब अर्बन कंस्ट्रक्शन है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है। सर कोई ज़मीन आपने छोड़ी है जहाँ सब्जी पैदा हो सके शहर के लिए? कोई ज़मीन छोड़ी है कि जहाँ पे गंदम और चावल पैदा हो सके, जो आपकी स्टेपल डाइट है? आपने जो 2 कनाल या 2 एकड़ खरीद के रखना है, थोड़ी देर बाद पता चल रहा है कि नालदियां ने बेच दिता है तो प्लॉट होते कनालों के हिसाब नाल बिके है। फिर पता चल रहा है कि जो पिछले वाले पासे सन उन्होंने कनालों ने मरलियां के हिसाब नाल बेचे है, तो तू 2 एकड़ अपने रख रही। वड्डी इन्वेस्टमेंट सुनो यदि कि मैं उहदे ते कमाद उगाना है तो गन्ने उगा के चूपिया करने ने। अब कोई हल्का सा सवाल कीजिए, मैं इतना गुस्से में नहीं आना चाहता जितना आप मुझे लाना चाहते हैं। अपनी तो ज़मीन में ਤੁਹਾਡੀ एक वीडियो देखी सी, उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ वापस मिली बड़ी खुशी हुई, तो साडी तुसी ਜਿਹੜਾ ना ਉਹ हमसाया ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਕਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ये भाईजान फिक्र ना करो, मैं भी उस दिन इंतजार कर रहे हूँ। जो थोड़ी सी कीमत बढ़ जाए, मेरी ज़मीन के दरमियान जो उन पूरी सड़क गुजर रही है, तो दोनों पासे में प्लाजे बना लेना है। तो उत्थे सब्जी या नहीं उगानी। अगर आपने इसी कीमत पे मुझसे ग़िज़ाई अजनास खरीदनी है और नहीं खरीद सकते आप एज अ हुकूमत, तो फिर मेरे पास कोई और लाइवलीहुड नहीं है कि मैं उसको रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर दूं। कभी सोचें कि इस वक्त गंदम की खरीदारी का आलम क्या है। बम्पर क्रॉप हुई है पंजाब में और सिंध में, और कोई खरीदार नहीं है, कोई शाबाश देने वाला नहीं। मुझे पूछें सर, कितने पैसे फंसे हुए हैं हमारी इस क्रॉप के अंदर? कहाँ से चावल उगाएंगे, कहाँ से आप बिरयानी खाएंगे फिर से? या सोचा कि तुम बाजरे की बिरयानी खानी? आइए ख्वातीन हज़रात, आपको बाजरे की बिरयानी खिलाते हैं। एडियां एडियां बलंगियां औरतां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ सलीकामत बन के शेफ्स बन के बैठी हुई हैं, जो दुनिया की भैड़ी चीज़ पकाई खुदा दी। क्योंकि तुसी बिरयानी ਨੂੰ ਵੀ बड़ा अच्छा समझते हो और ज़ाहिर खुराक और ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ऑर्गेनिक राइस और ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ खा रहे हैं, यानी की फ़र्क है? फर्क है ऑर्गेनिक राइस? फर्क ये है कि सर अगर आपने एक बहुत बड़ी कौम का मुंह भरना है, उनका पेट भरना है, तो आपको पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने हैं, आपको DAP इस्तेमाल करनी है, आपको यूरिया इस्तेमाल करना है, आपको खादें इस्तेमाल करनी है, आपको प्रोडक्टिविटी बूस्टर इस्तेमाल करने हैं। और अगर ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, नेचुरली रहने दें, कोई पेस्टिसाइड नहीं, तो आपकी यील्ड बहुत कम होगी। क्या आप फिर इस इतनी बड़ी कौम कि जिसकी आबादी इस तरह बढ़ रही है कि अलार्मिंग है, उसका पेट भर सकेंगे? सर ये ऑर्गेनिक खुराकें वगैरह ये नखरे हैं अमीर कौमों के, और उन अमीर कौमों में भी सिर्फ चंद तबकों के। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत बड़े दाई हैं, वो इस वक्त शाह इंग्लिस्तान किंग चार्ल्स है। उन्होंने सजदा है भाई, तेनू इनू नहीं सजदा। वैसे जी वोटी उन्होंने सजी है ना, उस तो बाद उन्होंने मरना ही सजदा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ट्रांसजेंडर के बारे में आपने कहा, बात की, मैं आपसे चंद सवाल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में भी पूछना मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा है क्यूरियस है इस बारे में। जी, क्योंकि मैं रिसेंटली भी आई वाज इंटरव्यूइंग ट्रांसजेंडर, तो मुझे ये लगता है कि जैसे जितना पहले ये दबे हुए थे अब उतना नहीं है। अब इनकी आवाज़ सुन रहे हैं लोग, इनको शरीयत भी मिल गई, वोट का राइट भी मिल गया, लेकिन ये इनका डांस का कल्चर नहीं जा रहा, या ये लोग
मेरे आपकी तरह और प्रोफेशंस में क्यों नहीं आ रहे? एक कौन रोकता है इन्हें? ये एक तो बहुत लंबा इशू है, इस पे ऐसा करेंगे किसी और दिन आप जब इंटरव्यू करेंगे ना। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसजेंडर का, वो सही नहीं है। सर, ट्रांसजेंडर एक बहुत एक्सट्रीम शक्ल है, एक बहुत एक्सट्रीम शक्ल है एक ऐसी साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर की कि जिसमें आप समझें कि आपके बदन के अंदर जो रूह है वो उस बदन के साथ मुताबिकत नहीं रखती। अब उस रूह की मौजूदगी जो है वो आपको कई स्टेजेस में लेकर जाएगी। जिसको आप ट्रांसजेंडर कहते हैं वो ये होता है कि वो अपनी पूरी जिन्स तब्दील कर ले सर्जिकली। आई समझ आपको मेरी बात की? हजूर वाला, पहले जट साहब एक बात समझे, बहुत से लड़के हैं जो थोड़े से इफेमिनेट होते हैं, समझ आ रही है मेरी बात की? लोग कहते हैं इनके घर 6 बहनें थी तो मुंडा भी साड़ा थोड़ा जा पुड़िया मगर। ऐसा नहीं होता सर जी, 10 बहना भी बड़ा जीदार बंदा पैदा होता है। आई समझ मेरी गल दी? वो इफेमिनेट जो लड़का है उसे कहते हैं जनाना है, समझ आई? सर वो लड़का ही रहता है, वो लड़कों वाले कपड़े पहनता है, वो कोई सर्जरी नहीं करता है। इससे एक कदम बात आगे बढ़ती है। जब आप एक फैमिली से धुतकारे जाते हैं, एक मुआशरे से धुतकारे जाते हैं, आप अपने जैसे किसी कबीले के पास जाके उनका हिस्सा बनना चाहते हैं, वो जब बात बनते हैं तो आप सबसे पहले जाके अपने कपड़े तब्दील करते हैं। कपड़े तब्दील जब कर लिए तो वो क्या हुआ? ट्रांसवेस्टाइट, कि आपने आउटवर्ड जो सिंबलिज्म है अपनी सेक्सुअलिटी का वो दिखाना शुरू कर दिया। बाल लंबे कर लिए, मेकअप कर लिया, और आपने नेल पॉलिश लगा ली, जेवरात पहन लिए। आई समझ आपको मेरी बात की? तो होता यह है कि भाई आप जब वहां पे हुए तो आप ट्रांसवेस्टाइट बन गए हैं। उसके बाद सर एक और चीज आती है बात, कि आपने ये सोचा कि नहीं, ये जो मेरा मर्दाना उज़्व है ये मुझे इतना तंग करता है कि मैं इसके साथ जी नहीं सकता, और जब मैं किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करता हूं तो वो भी तंग होता है कि ए की। समझ आई मेरी गल दी? अच्छा, फिर आप क्या करते हैं? आप फिर अपने गुरु से कंसल्ट करते हैं, गुरु मैं निर्बाण कराना चाहता हूं। निर्बाण इज बेसिकली हैविंग योर डिक कट ऑफ, और वो अक्सर गुरु खुद ही कर देते हैं, इस बार लोग मर भी जाते हैं। या ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों का निर्बाण कर देते हैं। आइए समझ आपको मेरी की? जब आप निर्माण करवा लेते हैं देन योर सेक्सुअलिटी रिमेन्स द सेम, बट द आउटवर्ड सिंबल ऑफ द सेक्सुअल असाइनमेंट जो आपको मिली है वो खत्म हो जाता है। यू हैव एक्चुअली हैड अ डिक कट ऑफ, देन यू बिकम अ ट्रांससेक्सुअल। आई समझ मेरी बात की? अच्छा, ट्रांससेक्सुअल के अंदर आप ट्रांसवेस्टाइट करके रह सकते हैं। फिर एक वक्त आता है जब आप कहते हैं कि नहीं, मैंने अब अपना वोट जो बनवाना है, मैंने जो अपनी आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, हर चीज जो बनवानी है, उसके अंदर मैंने अपना जो जेंडर का खाना है उसको चेंज करना है। देन यू बिकम अ ट्रांसजेंडर। आई समझ आपको मेरी बात की? और ये चीजें बहुत सारी मंजिलें हैं, इसमें किसी किसी मंजिल पे पहुंच के लोग रुक जाते हैं। सर मेरा ये ख्याल है, और मैं बिल्कुल सही समझता हूं, कि जिस शख्स को ये यकीन हो कि मैं कुछ और हूं और मेरा जिस्म कुछ और है, उसको यह हक होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी अपने सच के मुताबिक जिए और लोगों की जिंदगी तबाह ना करे। इन सब चीजों के अंदर एक बात आप ना भूलिए, इन सब चीजों के अंदर एक बेसिक लाइन जो बड़ी अहम है समझने वाली, वो होमोसेक्सुअलिटी है। जब आप एक मर्द के जिस्म में समझते हैं कि आप एक औरत हैं, तो आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? आप अट्रैक्ट होंगे मर्द की तरफ, मर्द की तरफ। तो ये मत भूलिए कि आपकी सेक्सुअलिटी जो है वो भी ऑपोजिट सेक्स के लिए नहीं, सेम सेक्स के लिए होती है, और उसको अचीव करने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, अपने आप को एक खूबसूरत औरत बनने की कोशिश। सर एक मैं आपको बात बता दूं, यू डोंट जस्ट गेट वन सर्जरी और निर्माण करवा के, सर उसके बाद सेलेस्टिक के बहुत सारे सिलिकॉन के इम्प्लांट्स हैं इतने बड़े बड़े, यानी कि आप ब्रेस्ट अगर देखें जो वो लगवाते हैं तो आप हैरान रह जाएं। उसके बाद सिलेक्टिव लाइपोसक्शन है, किस कदर उम्दा कमर बना दी जाती है। एक गल याद रखिया जी सर, ट्रांसजेंडर जो है ना, जिन्होंने तुसी ख्वाजा सरा कहते हो, 2-3 गल्लां तो फड़िया जाता है, जिन्ना भी सोना हुए, एक गले तो, एक पैरों तो, एक कमर तो। खुदा दी कसम, औरत अल्लाह ने जो हुसन रखा है ना, वो असल च कमर च, वो पैरों च, ਉਹਦੀ प्यारी जी आवाज़ है। मैं जिड्डा भी सोहना लगता हुआ, मुंह खोला तो मेरे अंदर जिन बोल पवे तो तू समझ जाएगा काम ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, यानी कि जेंडर सिर्फ आज़ाद की हद तक बेस्ड नहीं है, जेंडर इससे आगे भी है। सर आपका माइंड, आपका आपकी साइकी, आपका माइंड सेट, आपकी अपनी ये बताएगा कि मैं क्या हूं, ये बताता है आपको सर, और इसमें किसी का कसूर नहीं है। यू आर बॉर्न विद दिस। खुदा के लिए मैं तड़प चुका हूं कितनी दफा लोगों को समझाने के लिए कि सर जब बच्चा रहमे मादर के अंदर होता है, चौथा महीना अभी 5 महीने रहते हैं, तब उसके दिमाग के अंदर वो चीजें पैदा होती हैं कि वो किस किस्म की साइकोसेक्सुअलिटी रखेगा। ये नहीं कि उसका जिस्म किसका होगा। क्या उस वक्त एक 4 महीने का लोथड़ा ये डिसाइड कर सकता है कि मैं मर्द हूं या औरत हूं? सब कुदरत की तरफ से है। तो खुदा के लिए कुदरत के रम्स पहचानिए, अल्लाह की मखलूक समझ के इनके साथ रवादारी
और रहम का जज्बा रखें, इन्हें धुतकारें मत, इनका कसूर नहीं है। यानी बायोलॉजिकली पहले इंसान की साइकोलॉजिकली से Absolutely, वो absolutely. बनता है कि वो मर्द है या फीमेल है या क्या है, Absolutely. उसके बाद आज़ाद बनेंगे जी, बिल्कुल। डेवलपमेंट में। बिल्कुल एग्जैक्टली उसके बाद बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं सर, क्योंकि आज़ाद भी जो है वो उस वक्त कई चीज़ों के ऊपर उनकी डेवलपमेंट मुनहसर होती है, मगर आपकी साइकी जो है, आपके दिमाग के जो सेंटर्स हैं, वो जिस सेक्स के साथ आपको आइडेंटिफाई करते हैं वो सबसे पहले बन जाता है। अरे वाह, वो बड़ी शनाख्त है फिर। बहुत बड़ी शनाख्त है, मगर क्या किया जाए, यहाँ पे उस शनाख्त की वैल्यू नहीं। सर और दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके बारे में बाद में उनको पता चलता है जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं कि हम क्या हैं, मगर कभी ये सोचा है कि वो बच्चे भी पैदा होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि ये क्या है। उसे कहते हैं चिल्ड्रन बॉर्न विद एम्बिगुअस जेनिटिलिया, यानी कि दाई को ये नहीं पता चलता है मुंडा के कुड़ी है। समझ आई आपको मेरी बात की? अच्छा, दाई साहिबा चूंकि बहुत सारे गांव में और बहुत सारे कस्बों के अंदर बच्चे पैदा करती हैं, वो कहती हैं जी ए जड़ी ना जी ए कुड़ी है। समझ आ गई आपको? क्योंकि एम्बिगुअस जेनिटिलिया होते हैं। अब उस बच्ची को लेके वो पाल रहे हैं, किसान रो रहे हैं, अरे पंजवा डोला आ गया, ऐत की भी मुंडा नहीं आया। फिर पता चलता है कि जब बच्ची 13 साल की हुई है, यार उसकी आवाज़ भारी होनी शुरू हो गई है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹਾਂ ਆਣਾ शुरू हो गया है। तो माँ ने पूछा जंग इसकी हो रहा है, तो कहता है उत्ते तो पता नहीं अजीब ही कड़मास मचिया है। तो पता चलता है कि उस डॉक्टर के पास गया, DHQ के पास, उसने हल्का सा ऑपरेशन किया, किसान की और मेहनत नश की बेटी, 5वीं बेटी, एक बेटा बन गया। उन्होंने खुशी में लड्डू बांटे। ये खबरें पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई? पढ़े हैं। शुक्र है पड़ी हुई है, वरना तुम कहता मैं तो मीडिया का आदमी हूँ और मैं खबरें नहीं पढ़ता, और अखबार तो बहुत पुरानी सदी की बात है। हुजूर वाला ये वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा देयर आर ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स, ऐसे भी इंसान पैदा होते हैं इनके अंदर मेल और फीमेल जेनिटिलिया एक साथ होते हैं, ये बहुत रेयर होता है। फिर सूडो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। सर ये बहुत लंबा जो इंटरसेक्स स्टेट है वो बहुत लंबा चैप्टर यानी है, एक पूरा सब्जेक्ट और इस पे अलग से सर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसको समझने के लिए आपको बहुत अकल चाहिए, मगर मेरा आम शहरी के लिए सिर्फ एक है, और मैं आपके आम शहरी को कहता हूं कि अगर आप किसी को इस हालत में और इस अजाब में मुब्तला देखें, कानों को हाथ लगाएं कि आप इनमें शामिल नहीं हैं, और कानों को हाथ लगाएं कि मेरे परवरदिगार तूने मेरे बच्चों को इस अजाब में नहीं डाला हुआ, और इस नॉर्मल जिंदगी के सदके उन लोगों के साथ मोहब्बत और इज्जत का रवैया रखें जो इस अजाब में मुब्तला है। और अगर आप नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह फिक्र ना करो, अगली बारी ताड़ी बिल्ली ने पैदा ना कर देता तो फिर मेरा दर्द सोचे अल्लाह मियाँ ऊपर बैठ के अपनी मखलूक को देख रहा है कि उसके साथ कौन रवादारी का सलूक कर रहा है। ये ना नहीं करेगा फिर रब ने रवादारी छड़ी ना तो चीका निकल जा रही हैं। डॉक्टर साहब आपका शोबिस से बहुत पुराना ताल्लुक है, और शोबिस में हम ये देखते हैं कि लोगों के जो रिश्ते हैं, तो पर्सनल लाइफ है, वो शोबिस की वजह से मुतासर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। मल्टीपल मैरिजेस हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। ये क्यों हो रहा है? इतनी कामयाब शख्सियत जो हम शोबिस में देखते हैं, यार हम फ़ैन होते हैं, जब हकीकी ज़िंदगी पता चलती क्या है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इनके साथ क्यों चलता है। पहली बात तो ये है कि आप एक अपने आप को दुरुस्त कीजिए। आपकी पूरी सोसाइटी के अंदर रिश्ते नाकाम है, बहुत सारी अब तलाक़ें हो रही हैं, मगर आम लोग जो है उनके पास चॉइसेस कम होती हैं। सर वो एक बड़ी बोर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो जरा बंधे हुए लोग हैं सर। मगर जहाँ पे औरत भी काम कर रही है, मर्द भी काम कर रहा है, दोनों की फैन फॉलोइंग है, दोनों को मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, दोनों शक्ल के बेहतर हैं, जिस्म के बेहतर हैं, और एक खास उनमें ग्लैमर है। जब वो महसूस करेंगे कि हम एक दूसरे की सोबत में खुश नहीं हैं, तो उनकी जो अपनी जाती अना है, जिसको फूक आप जैसे लोग जो कदरदान होते हैं, फैंस होते हैं, परस्तार होते हैं, वो भरते हैं, तो सर फूक पर या गुब्बारा तो फौरन उड़ के चला जाता है। वो गुब्बारा जिसके अंदर फूक ही नहीं भरती, यकीन कीजिए वो छिछड़ा सा बन के यूं फर्श पे गिरा रहता है। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। छिछड़े का लफ्ज कैसा लगा? छिछड़े का लफ्ज बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब जाती सवाल है, इजाजत पहले मैं लूंगा। जरूर। 25 साल आप रिश्ता इज़्दिवाज में रहे, और फिर 25 साल के बाद आपने ये फैसला किया कि मैंने छोड़ देना। ये 25वें साल तो फैसला नहीं हो सकता। एक तो पहले मैं आपको बात बताऊं कि ये फैसला मैंने नहीं किया सर, ये मेरी बेगम साहिबा ने किया, और यकीन कीजिए कि इसलिए किया, उनको भी ये एहसास था और मुझे भी ये एहसास था कि शायद हम इतना अरसा गुजारने के बाद एक दूसरे से ऊब चुके हैं। वो ज़्यादा ऊब चुकी थी, मैं ज़रा कम ऊब चुका था। उसकी वजह यह है कि मुझे उनसे मोहब्बत थी, और शायद उनको मोहब्बत ख़त्म हो गई। हुज़ूर वाला, यहाँ ज़िंदगी को दवाम नहीं है, यहाँ हुकूमत को दवाम नहीं है, नौकरी को दवाम नहीं है, तो शादी को क्यों दवाम होगा? ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आप सर। माँ और बच्चे का ताल्लुक नहीं ख़त्म होता, आई समझ मेरी बात की?
क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल रिश्ता है। सर शादी तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिश्ता है, और जिस चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आप माशाल्लाह कल कल को किसी चैनल पे बैठ जाए, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करें कि भाई आप आके 4 कॉमेडियन ले आ तो तू उधर उसे सियाना बना देंगे ते कुड़ियां सामने तो पा देंगे तेरा कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का, 2 साल खत्म हो गए तो खत्म हो गया। तो मैं पूछे तो क्या वजह होगी, फलाने चैनल ने आपको बुलाया था, आपको क्या हो गया? हजूर वाला कॉन्ट्रेक्चुअल रिश्तों में खत्म होने का एक तरीका होता है, एक मयाद है जो खत्म हो जाती है। इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है? सर जी मैं अक्सर जगह ये कह चुका हूँ कि आप दवाई की शीशी खरीद के लाते हैं ना जट साहब, तो वो दवाई की शीशी आप पीते हैं तो आपको आराम आता है, उसके पीछे देखिए एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। जिस दिन एक्सपायरी डेट आएगी और आप वो शीशी पिएंगे, वही आपके लिए जहर बन जाएगा। जब एक्सपायरी डेट आ जाए, वो दवा की शीशी हो या आपकी शादी हो, उसे ख़त्म कर दें। अब ये बायसे शिफा नहीं, ये बायसे अजाब है, बायसे मौत बन जाता है। कितने अच्छे लोग हैं जो आज़ाद हो जाते हैं, जो एक एक्सपायरी डेट पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद रिश्ते को या दवा की शीशी को फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि ज़िंदगी जारी रहे। ज़िंदगी ज़्यादा अहम है या शादी अहम? ये जिंदगी है। तो फिर एक जट साहब आपसे सवाल करूं छोटा सा। जट साहब मुझे ये पता है कि कुछ अर्सा पहले आपकी पहली शादी हुई थी और उस शादी में आपने कितने अजाब सहे थे। क्यों तलाक दी? इसलिए कि आपको पता चल गया था कंपेटेबल नहीं है, ये दवाई आपके दुखों का मदावा नहीं है। छोटी सी उम्र में देहाती बैकग्राउंड के अंदर माँ बाप का प्यारा सा बच्चा जो उन्हें सेहरे जलवे के साथ ब्याह, तलाक का कागज लेके हाथ में आ गया और फिर उसी में बाज नहीं आया। एक बारी फाया लवा के कहा मैं दूजी बारी लवाना है तो तू दूजा ब्याह कर लिया। क्यों किया? आई समझ मेरी बात की? क्योंकि अगर एक चीज नहीं चलती तो बंदा कहता है कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई अगेन, या मैं अब नहीं करूंगा। अपने पे फिर समझ आई? तो जाती सवाल की था, तेरा ख्याल है मैं तेरी जातों छड़ना से? बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। आपने अभी जिक्र किया शोबिज के लोगों का, और मैंने आपने नहीं किया जिक्र, आपने जिक्र किया कि शोबिज में ये होता है। नहीं तुसी मैंने मशवरा दिता ना 4 कॉमेडियन बिठा देंगे, हाँ ओपिनियन थोड़ा लेना तेरा चाह हाँ पे ही ਹੁਣ ना ਤੁਸੀਂ माइंड रीडिंग शुरू कर देती। नहीं सब नहीं रीडिंग शुरू कर सकती। आप किसी का भी यही है सवाल अच्छा, कीजिए। जी डॉक्टर साहब, लोग साथ काम करते हैं और फिर बड़े अच्छे ताल्लुकात भी होते हैं, किसी वजह से वही कॉन्ट्रैक्ट है, ख़त्म हो गया, अब आप कहीं और काम कर रहे हैं, मैं कहीं और काम कर रहा हूँ, फिर एक दूसरे को सोशल मीडिया पे बुरा भला कहना, यानी आफ्ताब इकबाल साहब और सोहेल साहब वाला मामला ले लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगे और फिर सीरीज़ चल रही है, बाकायदा सीरीज़ चल रही है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी नौबत क्यों आ जाती है, जबकि फिर बैठना ही है एक दिन? सर बात पता है क्या है, नौबत शायद किसी वक्त आ जाती है, कोई गुस्सा होता है जो आप निकाल देते हैं, या कोई ऐसा जहन का आलम होता है इसमें आप ये कर देते हैं। बड़े लोगों को ऐसे करना नहीं चाहिए। सर सीरीज इसलिए चल जाती है कि आपका जो कंटेंट है वो कितना कम है, और हर शख्स ने हर मौजू के ऊपर अपना अपना 1.5 आने का कोई ना कोई तज्जिया और तबसरा करना होता है। वो चलता रहता है। ख़त्म हो जानी चाहिए थी बात बहुत शुरू में ये कह के कि बड़े लोग हैं, उनकी लड़ाई थी, आपस में कर लेते। किसी पॉडकास्ट में बैठ के किसी अपने दोस्त का और हमदरे दीरीना का जिक्र करना तो सर मेरे ख्याल में बदवज़ा होने की आदत। आप इस दफ़ा रमज़ान ट्रांसमिशन में नज़र नहीं आए। सर इसलिए नजर नहीं आए माशाल्लाह। मैं आपको ये बताऊं कि रमजान ट्रांसमिशन सर अब टोटल अदाकारों के हाथ में है। दे डू नॉट नीड एनीबडी हु हैज एनी इंटरेस्ट इन मजहब और एनी इंटरेस्ट इन इस्लामिक हिस्ट्री। सर आप यकीन कीजिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान टेलीविजन का जिक्र करते हैं सर, एक पूरी 6 घंटे की रमजान ट्रांसमिशन जो है वो एहसन खान साहब कराची में कर रहे हैं और उसके ऊपर जान निकली। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे सामने सर दिसंबर के महीने में उस रमजान ट्रांसमिशन को हेडक्वार्टर से अप्रूव करवाने के लिए कराची के प्रोड्यूसर इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे और जब तक उन्होंने अप्रूव नहीं करवा लिया वापस नहीं गए। अच्छा सर, चूंकि यहाँ पे पीटीवी की मादरे मलका बैठी हुई है, आपको भी पता है वो कौन है, तो उन्होंने सोचा कि मेरे जो चेक आता है मॉर्निंग शो का वो कहाँ चला जाएगा। वो हालांकि एक प्राइवेट चैनल के ऊपर कर रही थी 6 घंटे की रमजान ट्रांसमिशन, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, रात को फिर 10 से 12 मैं आके रमजान ट्रांसमिशन करूंगी, इसलिए कि मेरा चेक कितने मारा ना जाए। वो कभी भी नहीं मारा जाना था। तो सर बात यह है कि जहां पे रमजान ट्रांसमिशन का ये आलम हो, जहां पे आपका नेशनल चैनल ये कर रहा हो, तो बाकी लोगों का की है सर। और बाकी सर हर जगह रमजान के अंदर भी एक औरत को बेचा जा रहा है। मैं आपको साफ बात बताऊं, हर जगह एक औरत को बेचा जा रहा है सर। आप किसी को देख लीजिए, आप समझ आ रही है आपको मेरी बात की। और अगर औरत को बेचना है तो उसके साथ वो औरत तेल बेच रही है, उसके अलावा वॉशिंग पाउडर बेच रही है, बर्तन धोने का साबुन बेच रही है, हैंड सैनिटाइजर बेच रही है,
और कुछ मसाले भी ढूंढ भी रही है तो बेच भी रही है। समझ आई मेरी गल दी? अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये खास हेयर स्टाइल निकल आया है जो रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर रमज़ान ट्रांसमिशन करने वाली औरतें करती हैं। सर ए सिर दी टोपी दे उत्ते दुपट्टा टंगिया है, रखिया नहीं हुआ, टंगिया है, ये सारे बाल यहाँ पे और जो लेयर्स लगाई हुई हैं जो सारे आर्टिफिशियल वाले दंजियां ने सारियां मेरे बंगर। समझ आई मेरी गल दी? वो फल्ला उनको क्या कहते हैं जो लगाते हैं लेंस बड़ी बड़ी, पता है तुम्हें? लेयर से क्या है? सर लेयर से हो जाती है भाई, एक्सटेंशंस कहते हैं, Extensions, हाँ। एड एक्सटेंशन। ये खुदा दी कसम 54 साल ਪਰਾਂਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਰਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੋਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹਾਪੇ ਪਾਸੇ ਕਲਿੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੱਕ ਜ਼ੁल्फ़े बंगाल लहराई जा रही। वो सर बस कर दें। और खुदा की कसम इस कदर अफसोस होता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, और इस महीने भी लालच का वो बाजार गर्म होता है, वो हिर्स होती है, वो दुनियादारी होती है कि देखने से ताल्लुक रख सर वो मुझे एक शेर पंजाबी का याद आ गया। बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदा पतासा, सोहरे कोलों घुंड कढ़ दी, नंगा रख दी क्लिप वाला पासा। सर देखो वो नंगा रखती सी एक पासा, कम से कम एक पासे तो घुंड कढ़िया हुंदा सी ना। समझ आई मेरी गल दी? नाले ਉਹਨੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਖਸਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੰਦਾ ਰਵੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਟੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। समझ आई? बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब जो फिल्म का दौर था, जो एरा था, एक और गाना मुझे इसमें याद आया कि मैं याद करता कि सुई वे सुई टंगी मैं किल ते ਲੱਗਾ ਤੀਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ। ਐ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੰਗਾ ਪਾਸਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब फिल्म का जो दौर था जी, हमने देखा इस पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री ने, जैसे भारत में हुआ, पाकिस्तान में भी बूम आया। वहीद मुराद थे उस वक्त के, जो भी अदाकार थे, नदीम साहब थे और लोग थे, बड़ा बूम था इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री कब से डाउनफॉल का शिकार हुई और वजूहत क्या थे? वजूहत बड़ी सिंपल है सर। जिस भी इदारे को मीडिया के अंदर गवर्नमेंटल सपोर्ट नहीं होगी बल्कि जलील किया जाएगा, उसका अंजाम यही होगा। अब आप कहने डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? अखबारें छपती थी ना जी, अखबारें छपती थी, हर अखबार को हुकूमती इश्तिहार मिलते थे, करोड़ों के, अरबों के मिलते थे कि नहीं मिलते थे? मिलते, चलते रहते थे अखबार। सर इतना बड़ा फ्रंट पेज के ऊपर आधा हद में अल्लाह का इश्तिहार, ओदी तस्वीर ला के ओए सवेरे सवेरे बंदे उल्टियाँ करना शुरू कर दे। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने तो पैसे मिल रहे थे जिन्होंने अखबार सर रेडियो पाकिस्तान आपका बहुत बड़ा नशियाती इदारा है। वो क्या था? वो घोंपू था हुकूमत वक्त के लिए। रेडियो पाकिस्तान की खबरें सुने दिल खुश हो जाता है। पाकिस्तान तरक्की की आखिरी मनाजिल को छू चुका है। ख़वातीन और हज़रात, इस साल पाकिस्तान ने सनती तरक्की के अंदर चीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका हैरान है। रूस की असला साज कंपनियां पाकिस्तान से टैंक खरीद रही हैं। ए खबरां तुसी पहले 75 साल तो रेडियो पाकिस्तान तो सुन रहे, कोई सुन रहे? अच्छा आगे चलते हैं हजूर वाला। आपके पास फिर पाकिस्तान टेलीविजन था, मैं उसके बारे में जरा आपको बता दूं। 55 अरब आपने एक टेलीविजन चैनल को दिया। अगर आपने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को 55 अरब की जगह सिर्फ 25 अरब दिया होता साल का, 25 अरब रुपया, पाकिस्तान में सर उस जमाने में फिल्म जो थी 5 करोड़ में बन जाती थी। कितने लोग जो अच्छी फिल्म बना सकते थे मगर फाइनेंसिस की वजह से नहीं बना सके थे, सर क्या उनके लिए मदद ना हो जाती? क्या उनको सिलेक्ट ना किया जाता कि ये लोग जानते हैं फिल्म बनाना, इनको हम ये थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट फंडिंग दे जिसके तहत ये फिल्म बनाए? अब आपको समझ आई? तो सर वो इदारे जिनको आप 55 अरब रुपया साल का दे रहे हैं और कोई हिसाब नहीं ले रहे, वो क्या काम कर रहे हैं? वो ये काम कर रहे हैं कि अपने ड्रामे बनाने बंद कर दिए। 10 साल से तुर्की से ड्रामा लेते हैं, उसको डब करते हैं, इस कौम को दिखाते रहते हैं अगले 10 साल के लिए। आई समझ आपको मेरी बात की? सर मौसीकी का जिम्मेदारी उनकी थी कि इस मुल्क के साज, इसकी आवाजें, इसकी मौसीकी की रिवायत जिंदा रहें। आप मुझे बताइए, सिवाय पिछले 15 साल में एक अताई को जिसको एक सुर कायम करना नहीं आता बाजे के ऊपर, उसको आपने तानसेन बना के पेश करना शुरू कर दिया और बाकी सब मर गए। यहां पे सर रिकॉर्ड किए हुए गाने गूंगे साजों पे लोग हाथ रख के बैठे होते हैं और वहां जो बैठी होती हैं को पूछ रही यहाँ सब ये बताएं कि आपने ये धुन कैसे बनाई? बड़की बनाई। ठीक है, मैं गलत कह रहा हूं? आप ठीक कह रहे हैं। तो अगर ठीक कह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये बातें उन कमबख्तों तक पहुंचे जो वहां पे लंबी लंबी तनख्वाहों पे बैठे हुए हैं, और पता है कर क्या सकते हैं सबसे ज्यादा? डॉक्टर उमर आदिल को बैन कर दो और मेरी जुत्ती बैन कर दो। ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल जो अवार्ड्स बट रहे हैं, मिल नहीं रहे, बट रहे हैं, सिविल अवार्ड्स, तमगा इम्तियाज,
कैटेगराइजेशन और फिर जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, आप मुतमईन है कि सही लोगों को सर मैं तो बड़ा मुतमईन हूं इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है कि सितारा इम्तियाज़ है, तमगा इम्तियाज़ है, हिलाले इम्तियाज़ है, सब इम्तियाज़ सुपरमार्केट से मिलते हैं। तकरीबन 13 मिलते हैं 1 किलो के अंदर, और 1 किलो 150 रुपए का है, तो रोटी तो भी सस्ता है। ओंदास सर इसके मुतालिक मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, समझ आई मेरी बस बात? इससे ज्यादा आप कोई कमेंट नहीं कहते। इससे ज्यादा और क्या कहें सर, खुदा का वास्ता है। आप यकीन कीजिए अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक मेरे मौला ने मुझे किसी भी बीमारी से दूर रखा हुआ है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो गुस्सा है वो निकाल दीजिए अपने अंदर, इसे जहर की तरह पालते ना रहे, और पता चले कि कल का आपको दिल का दौरा पड़ गया या ब्लड प्रेशर से रगें फट गई या कुछ और हो गया। हजूर वाला एक तो मैं आपको बताऊं, और जाते जाते आपके तमाम जो सुनने वाले या देखने वाले, अगर कोई इस पॉडकास्ट को देखता है तो उसको मैं ये बता दूं, एक चीज जिंदगी में करें, सिर्फ खौफ खुदा दिल में रखें और खौफ बंदा को दिल से निकाल दे। राज़िक वो है, इज्जत देने वाला वो है, किसी बंदे के हाथ में ये दो चीजें नहीं है। अगर आपको ये यकीन आ जाए कि मेरी इज्जत और मेरा रिस्क मेरे परवरदिगार के हाथ में है, आप दुनिया की परवाह करना छोड़ देंगे। आप कलमा हक को बुलंद करते हुए 1 मिनट के लिए अपनी जबान को लड़खड़ाएंगे नहीं, जो असल में आदमियत की और इंसानियत की और इस्लाम की कल्चर की मेराज है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आजकल जो एक्ट्रेसेस आ रही हैं, हीरोइन, और फिर पाकिस्तान से बाहर भी उन्हें काम मिल रहा है, आप समझते हैं कि कोई इतनी टैलेंटेड एक्टर है जो पाकिस्तान में नाम रोशन, और हीरो तो आना बंद हो गए ना सर? किस एक्ट्रेस को पाकिस्तान से बाहर काम मिला? एक का नाम बताइए। नाम सजल। सर एक एक्ट्रेस को आज से पूरे 12 साल पहले एक इंडियन फिल्म में काम मिला। आप कह रहे हैं आजकल हमारी एक्ट्रेसेस को काम मिल रहा है, और उसके बाद कभी सजल को दोबारा नहीं बुलाया गया। खुदा का वास्ता है सर, मिसाल देने से पहले सोचें कि मैं एक बहुत बुरा आदमी हूं। सर हमारे यहाँ किसी एक्ट्रेस को या किसी एक्टर को, आप यकीन कीजिए पिछले 10 सालों में कोई काम बाहर कहीं नहीं मिला, और जिस जगह को आप बाहर कह रहे हैं वो तो इंडिया है, हमारे साथ वाले हैं। सर चंद दिनों के लिए हमारे किसी अदाकार को लेते हैं चंद फिल्मों में, उसके लिए और उसके बाद हमेशा के लिए उसकी एंट्री बंद कर देते हैं। आप अगर फवाद खान का जिक्र करें तो फवाद खान यकीन कीजिए कभी दोबारा इंडिया ने नहीं बुलाया, और सजल को एक फिल्म के अलावा कभी नहीं बुलाया। और आज सर जो आपकी एक्ट्रेसेस हैं या जो आपके एक्टर्स हैं आजकल, उनको कहीं बाहर काम नहीं मिल रहा। मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दूंगा कि द क्राउन जो एक नेटफ्लिक्स सीरीज है, उसकी एक सीजन के अंदर सिर्फ 2 एपिसोड्स के लिए हुमायूं सईद को एक पाकिस्तानी हार्ट सर्जन के लिए एक काम मिला, और उन्होंने बहुत अच्छा किया वो, मगर वो कोई बहुत प्रोटैगनिस्ट रोल नहीं है सर, वो क्राउन है। और क्राउन के अंदर आपको पता है कि टोटल सीरीज के अंदर कितने 721 अदाकारों ने हिस्सा लिया, तो 720 के बाद एक पाकिस्तानी को भी मिला, तो हम समझते हैं कि कयामत हो गई। आपने मथीरा के लिए कुछ कमेंट्स कर दिए थे, वो सोशल मीडिया पे बड़ी कंट्रोवर्सी की शक्ल में सामने आए। मुझे तो समझ नहीं आती कि सोशल मीडिया पता है करता है, मेरी हर बात को एक जुमले को उठाता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, फिर उस जुमले की जुए निकालता है। ये मीमर्स करते हैं। हाँ जी, हर एक भी करते हैं सर जी, फिर जुओं की जुए निकालते हैं, फिर देखते हैं कि जुआने के लिए खाने, अल्लाह करे करते रहे, उनके बेचारे पास करने कुछ और नहीं है। मैंने सर उस वक्त जिस बात पे बात की थी, मैंने कहा था कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत सारी बिगड़ भी जाती है, और मैंने मथीरा के जो अभी उनके डायमेंशन कहा कि समथिंग इज गॉन रॉन्ग, और मेरा जुमला मुझे याद है कि देयर मे बी समथिंग मेडिकली रॉन्ग। समझ आइए आपको मेरी बात की? मेडिकली सर ये भी बात याद रखिए कि जो अदाकारें या मॉडल्स हैं, ये आपकी बहुत सारी लड़कियों के लिए रोल मॉडल्स और इंस्पिरेशन है। इनको देख के वो अगर टीके लगवाने शुरू कर दें और फलाने ऑपरेशन करवाने शुरू कर दें और मुख्तलिफ जगहों पर चीज़ें भरवानी शुरू कर दें और मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें निकलवानी शुरू कर दें, तो पता चलेगा कि बहुत सारे हैजर्ड्स हैं जो कि हेल्थ हैजर्ड्स हैं। एक बात। दूसरी बात है, खुद ब खुद मथीरा ने कह दिया ही डजंट नो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम थायराइड इशू। तो अब तुमने बता दिया ना, तो मैंने यही कहा था कि देयर मे बी समथिंग मेडिकली रॉन्ग विद हर। तो इसमें क्या गलत बात है मुझे बताइए? इस कॉन्टेक्स्ट में तो कोई गलत बात नहीं। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा तो, और मैंने क्या उनको गाली दे दी? मुझे लग तो ऐसे ही रहा था जैसे बहुत ही कुछ बुरा कह दिया हो। तो सर शुक्र करे मथीरा, ना कोई कम ना काज, घर बैठी बीमार हो गए ते वायरल हो गए। डॉक्टर उमर ने कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल जी, और बहुत कीमती वक्त मैं इसका मशहूर भी हूँ। डॉक्टर साहब, मैं ये मजमूई तौर पे पूछना चाहता हूँ, आज के दौर में इन अ रिलेशनशिप मर्द और औरत मियाँ बीवी हैं, इनमें बेबस कौन है, मजबूर कौन है? मर्द 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 10 सवा मर्द। हजूर वाला मर्द, पाकिस्तानी शादीशुदा अयालदार मर्द जिसके माँ बाप भी जिंदा हो, सर उससे ज्यादा मजबूर कोई है? इसलिए जट साहब कि रोती हुई औरत, मजलूमियत की तस्वीर बनी हुई औरत, दुख की देवी बनी हुई औरत आपको पसंद है, मोहल्लेदारों को पसंद है,
पेके वालों को पसंद है, रेडियो वालों को पसंद है, पाकिस्तान टेलीविजन वालों को पसंद है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को पसंद है, अफसाना निगार को पसंद है, मुसव्विर को पसंद है। आई समझ आपको? आज बिकता क्या है? औरत के आंसू। सर यकीन कीजिए, औरत के आंसू उस कीमत पे बिक रहे हैं कि आपका यूरो और बिटकॉइन नहीं बिक रहा। समझ आई? जेड़ा ड्रामा कड्डो हीरोइन आती है, साथ ही माँ जान बैठी हुई, माँ जान का चपेड़ मारी है, उसने यूं करके देखा और आंसू गिरा दिए, तो रेटिंग आसमान दे होते हैं। अच्छा जी, फिर वही कुड़ी आज रोती हुई भागी अपने कमरे में गई है, आगे हीरो आ रहे हैं, शर्जील कह रहे क्या बात है, तुम क्यों इस तरह कर रही हो? दूसरा चपेड़ मारे कि एक गल सूझी है भी, उसने फिर होना शुरू कर दिया, रेटिंग फिर आसमान थे। असूरे वाला, आपको रोती हुई औरत पसंद है, आपको रोता हुआ मर्द पसंद नहीं है। मर्द रो भी नहीं सकता चाहे उसके साथ बुरी तरीन हो रही हो। आपने कभी सोचा है कि माँ बाप के साथ बैलेंस रखना, बीवी के साथ बैलेंस रखना, उसके घर वालों के साथ बैलेंस रखना, सब जिम्मेदारी मर्द की है। आई समझ आपको मेरी बात की? और वो मर्द ऐसा है कि जैसे अगर आपने कभी सर्कस देखी हो, जो आपने यकीन नहीं देखी हो, क्योंकि जहां तक मुझे पता है जेल में सिर्फ बुक कॉर्नर वाले एक सर्कस पेश करते हैं, लोगों की किताबों के गैर कानूनी तर्जुमे करवा के। ये अगर काटा तुमने तो फिर देखना, मैं 10 जगह और भी कहूंगा, तुम भी समझना है, तेरा सिर्फ पॉडकास्ट चल रहा है। अच्छा खैर, तो सर्कस के अंदर 2 पोल्स के दरमियान एक रस्सी लगी होती है, उस पर एक नट चल रहा होता है, इससे डांग पकड़ी होती है, वो रस्सी तकरीबन 12 फुट ऊपर होती है, यानी कि उससे बैलेंस करने से कहते हैं टाइट रोप वॉकर। मेरी नजर में एयालदार शादीशुदा पाकिस्तानी मर्द सर्कस का टाइट रोप वॉकर है, जो कि बैलेंस रखता है डांग के साथ, ना इधर गिरूं ना इधर गिरूं, और जरा लग्जिश हो गई, इत्थे डिग गया या इत्थे डिग गया, हड्डियां ओदियां ही टूटनियां ने। उन समझ आई? बिल्कुल समझ आ गई। मैं तो भी दस दें, जेलम च सर्कस बहुत देखी लगती है। सर जी मैं देखी मैं तेनों दस दी। उस सर्कस तो छड्ड के हुण मेरे शहर के बारे च अच्छियां गल्लां भी दसो। मेरा छोटा शहर है, लोग तुहानूं बड़ी मोहब्बत करते हैं। मेरे शहर में कोई ऐसी गल ही नहीं, मैं तो शहरों का कोई गल्ला कर रहा कहना कि जेलम शहर के बारे च की अच्छा लगता सर? जेलम शहर दी 2 आसिफ जट तो इलावा, जिसके दे इलावा सर, आसिफ जट तो इलावा, आसिफ जट तो इलावा की अच्छा लगता जी? मैंने तो नहीं अच्छा लगा। ये देखिए ना, मेरी गल सुन, जे मैनू शहर नाल मुहब्बत होनी है तो मैनू किसी उत्थे रहने वाले दे नाल मुहब्बत करवा दे। हजूरे वाला सारियां मुहब्बतां निस्बतां ते नाल हुंदियां। मेरी गल सुन, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟੱਟਾ ਖੂਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦਿਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ। ਆਈ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਆਗੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜੇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ 100%। ਕਿਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂਗਾ? ਮੈਂ ਖੁਦ। ਯਾਰ फिर मेरे वालों इनकार। डॉक्टर थैंक यू फॉर योर बड़ी मेहरबानी, बड़ा मज़ा आया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू। और जिन्ना तुसी मैनू, मैं अच्छा एक कॉम्पलीमेंट तुहानू बंद करन तो पहले पॉडकास्ट दे रहा, जिन्ना तुसी मैनू डांट दिता है, इन्ना दे मैनू इंजीनियर अली मिर्जा ने भी नहीं डांटिया। ते भाई जान, मेरा डांटना कि तेरे वास्ते ज्यादा कारगर नहीं है? बहुत कारगर। अगर तू ऐसा समझना है कि मैं तुसी के गलत, अगर तू ऐसा समझना है कि मैं तेरी तस्हीह नहीं की थी, तेरी दुरुस्ती नहीं की थी, तो साफ होने कह दे। नहीं मैनू तो अच्छा लगता। मैं उस पिंड तो आया जिथे वड्डे अगर डांटण ते असीं खुश होने। नहीं, ये बात नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सर इल्मियत और दलील के अंदर अगर वजन नहीं है तो सालों का फर्क, कोई फर्क नहीं। आपसे बहुत सारे बड़े लोग हैं जो टोटल जाहिल हैं, आपसे बहुत सारे छोटे लोग हैं जो बहुत ज्यादा समझदारी रखते हैं, तो आप किसकी बात मानेंगे? सिर्फ नादरा दा शरारती कट वेख के? नहीं भाई, ओदी गुफ्तगू वेखो, ओदी दलील वेखो, ओदा सबूत वेखो, ओदी गल देखो ते फिर मनो। समझ आई? तो सारा कुछ वेख के ही कह रहा मैं, बस मैं ड्रेस भी वेख रहा, मैं ते घड़ी, मैं तो सारा कुछ वेख के ही कह रहा। तेन भी फानर से पाए सारे होर की बना, तो मैं नहीं पाऊंगा। डॉक्टर साहब, एंटी एजिंग के बारे में आपसे बहुत पूछा जाता है, अब इसी पॉडकास्ट में देख लें, उम्र में मैं आपसे छोटा हूँ, लग बढ़ा रहा हूँ, आप छोटे लग रहे हैं। सर बात यह है, मेरी बात सुनिए, हम नियमतों के अंदर बरकत मांगते हैं, मांगते हैं कि नहीं मांगते? सर हम कहते हैं कि या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे। सर जो बंदा जब पढ़ रहा होता है तो कहता है या मेरे मौला मेरा इल्म बढ़ा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। सर हर नेमत के अंदर जब आप बरकत मांगते हैं तो जोबन और जवानी और सेहत जो सबसे बड़ी नेमतें हैं, उसमें क्यों नहीं बरकत मांगते? और बरकत मांगने से पहले अपना काम क्यों नहीं करते? यानी कि अपनी जवानी को, अपने बदन को, अपनी अकल को, अपने तमाम सेहत के मामलात को ठीक करने के बाद बरकत के लिए अपने खुदा के आगे हाथ उठाएं। सर जी एक आपको बात बताऊं, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, उससे भी मुख्तसर जवानी है, और जवानी से भी मुख्तसर जोबन है।
और सर यकीन कीजिए जितनी जल्दी ये ढलता है ना, दुनिया में कोई चीज़ नहीं ढलती। अगर आप इसको तूल दे सकें दुआ से, मेहनत से, वर्जिश से, कसरत से, डाइटिंग से और मोहब्बत से, तो यकीन कीजिए आप बहुत कामयाब हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो एक सन रसीदा बूढ़ा आदमी हूँ, मगर अगर मेरे मौला ने मेरी इज्जत रखी हुई है और मेरा भरम रखा हुआ है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो है मुस्तकिल हालत इश्क में रहना और मुस्तकिल हालत मोहब्बत में रहना। ओए 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 ओए, आप यकीन कीजिए कि एक मामूली मजाजी शख्स की मोहब्बत से लेकर सैयदुल महबूबीन की मोहब्बत मुझे सारा दिन सरशार रखती है। और मैं इस मामले पे इस तरह पहुंचा जट साहब कि मैंने एक दफ़ा गौर किया कि मेरा परवरदिगार कितनी मुश्किल चीज़ करता है। सर इतने कुल आलमों के तमाम लोगों की ज़िंदगियों को देखना, आमाल को देखना, उनकी मौत का तयन करना, उनकी पैदाइश का तयन करना, उनको रिस्क देना और फिर लातादाद फरिश्तों को अपने हुक्म के ताबे करना। मैं क्या ऐसी तो मुश्किल ज़िंदगी किसी दी है ही नहीं। तो फिर किसी ने कहा देखो ना डॉक्टर साहब, फिर वो रब है ना, तो ज़ाहिर वो काम कर सकता है। मैं क्या नहीं सर जी, उस बेनियाज का एक आसरा है, कभी मेरी गल याद रखी। परवरदिगारा तू भी जानना है कि तेरा आसरा कौन है। उसका आसरा उसका महबूब है, हजूर वाला उसका कारोबार कुदरत है, पर उसका आसरा मोहब्बत है। जिस रब ने किसी बाप से जन्म नहीं लिया, कोई बेटा नहीं जना, उसने अपने लिए एक महबूब घर लिया, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। फरिश्तों को कहा कि तुमको मेरे साथ मिलके हम नवा बन के इसके ऊपर दुरूद व सलाम भेजो, और फिर अपने उन तमाम मखलूक को जिसको कि ये कुदरत दी है कि तुम चूज करो, ये कहा कि तुम भी कोशिश करो। और सर ऐसा महबूब बनाया है कि जब उसकी मोहब्बत दिल में आ जाए फिर समझ आती है कि अब हर चीज की जा सकती है। बंदा भी खुदाई के करीब पहुंच जाता है अगर आसरा उनका उस समय है ही नहीं। साहब सच्ची गल है, और की बाकी बगला छो बिल्कुल। और की ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ सर अल्लाह दा जेड़ा ना आसरा वो मुहब्बत है, वरना कुदरत हो सकती एडा मुश्किल काम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उसी भी कोशिश करो कि तुम कितना मोहब्बत होती रहे हर वक्त, और हर वक्त सर चंद रोजा ही सही, उतनी देर उसका मजा है। आज सुबह मुझे आज मेरे बहुत सारे काम थे जो भी थे, यही सुबह थोड़ा सा बोर भी था, और तो मुझे ना एक SMS आया एक मामूली शख्स का, और उसका लहजा भी बहुत ही, मगर सर वो एक उसमें ना हल्का सा एहसास मोहब्बत जाग उठा। समझ आई? 1.5 घंटा में क्या समझता है, क्या समझता राशा एक नहीं दसा था। वो मेरी कोई तस्वीर लगी सी तो उन्हें अगों मैसेज करके मैंने किया कि मैं थोड़े ना बुरा ना मनिया जो बुरी नजर रखी है। आपकी ईगो के लिए काम है। हाँ, तो मैं कहा बुरी नजर से अच्छी नजर कोई होती नहीं। मैं कैसे जवाब डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। थैंक्स।